Hello everybody, how are you? So guys, let's start today's session. And in the last video we completed past, perfect, continuous tense, and now it's turn to start with future simple tense. Okay, so let's begin. Future simple. Future simple tense. It can be said future indefinite or future simple or simple future. Okay? देखिए ट्रेडिशनली इसकी जो पहचान है, एक परंपरागत तरीके से अगर कहें कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो हम पढ़ते आए हैं कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे, अगर इस तरह के शब्द अगर हमें मिलते हैं तो वो फ्यूचर है, वो फ्यूचर टेंस है। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाऊंगा, या मैं स्कूल जाऊंगा, या वह किताब पढ़ेगा, है ना, या वह जयपुर जाएगा। तो जहाँ पे गा, गी, गे इस तरह के जो शब्द मिलते हैं तो उनसे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई वो फ्यूचर सिंपल है। ठीक है। तो और अब अगर हम थोड़ा ट्रेडिशनल से हटके अगर हम बात करें तो इसमें विल और शैल, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं, ऑक्सिलरीज यूज होती हैं, और इन्हें हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मॉडल। विल और शैल मॉडल भी कहलाते हैं, ऑक्सिलरीज भी हैं। ठीक है। और इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब इसको थोड़ा और डेफिनेशन अगर है इसकी हम दे दें तो वो ये है कि फ्यूचर में होने वाले जो भी काम हैं, फ्यूचर में संपन्न होने वाले या फ्यूचर में होने वाले जो भी काम हैं, उन कामों के बारे में, उन एक्शंस के बारे में बताने के लिए वी यूज फ्यूचर टेंस, एंड इन सिंपल फ्यूचर यूज विल और शैल प्लस वी फर्स्ट। ओके, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. So if you find this structure in any sentence, it means the sentence is of future simple tense, of future tense. Is it clear? अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में सब्जेक्ट्स के बारे में कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ जो है जैसे ये है आई और बी, इनके साथ तो हम क्या यूज करते हैं? शैल यूज करते हैं। ठीक। और यानी ये फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है ये? फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। सेकंड पर्सन होता है यू, और इसके साथ हम यूज करते हैं विल। ठीक है। ऐसे ही थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट, दे, या कोई नाम भी हो सकता है। ठीक है। और इनके साथ भी क्या यूज करते हैं? विल। तो ये तो एक जनरल आइडेंटिफिकेशन है फ्यूचर सिंपल का कि अगर आप फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और बी के साथ शैल यूज करते हो तो वो सिंपल फ्यूचर कहलाएगा। अगर आप सेकंड पर्सन यू के साथ विल यूज करते हो तो वो भी सिंपल फ्यूचर कहलाएगा। और अगर थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और कोई नेम के साथ अगर आप विल यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो सिंपल फ्यूचर। ठीक है। तो ये इसको हम प्योर फ्यूचर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? प्योर फ्यूचर। क्या हो गया ये? प्योर फ्यूचर। कि अगर इसी स्ट्रक्चर में हम इनको यूज करते हैं तो दिस इज नॉन एज प्योर फ्यूचर। एक होता है कलर्ड फ्यूचर। क्या होता है? कलर्ड फ्यूचर। और कलर्ड फ्यूचर क्या है कि आई और बी के साथ शैल यूज ना करके हम विल का यूज करें, और इन सब के साथ विल का यूज ना करके शैल का यूज करें, तो फिर वो कलर्ड फ्यूचर है। कैसे? कि अगर हम आई और बी इसके साथ अगर हम विल यूज करते हैं, यू के साथ अगर हम शैल यूज करते हैं, और
ही, शी, इट और दे, इनके साथ भी अगर हम शैल यूज करते हैं तो ये कलर्ड फ्यूचर कहलाएगा। कलर्ड फ्यूचर मतलब हिंदी में कहें तो रंजित भविष्य। कैसा हो गया? रंजित भविष्य। और ये प्योर फ्यूचर क्या हो गया? शुद्ध भविष्य। ठीक है। अब ये जो कलर्ड फ्यूचर है ये क्या शो करता है? ये प्योर फ्यूचर तो शो करेगा नहीं, सिंपल या सामान्य भविष्य तो ये बताएगा नहीं। ये बताता है 3-4 तरह के नोशंस हैं, उन नोशंस के बारे में बताता है, जैसे है प्रॉमिस या फिर थ्रेट या फिर डिटर्मिनेशन। ठीक है। और एक और है विलिंगनेस। तो ये अगर हम कलर्ड फ्यूचर में जो स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, सो अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर, इफ वी यूज आई और वी विद विल, इफ वी यूज यू विद shall and third person with shall, so they show such type of notion. For example, promise you know वादा, threat धमकी, determination दृढ़ निश्चय और willingness इच्छा। तो इस तरह के notions को ये शो करते हैं। ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं। प्योर फ्यूचर के बारे में अगर हम सेंटेंसेस लिखें तो जैसे मैंने लिखा कि I shall go to school. I shall go to school. इसका मतलब ये है कि प्योर फ्यूचर है, I के साथ shall हमने यूज किया है कि मैं स्कूल जाऊंगा, है ना। लेकिन there is no confirmation, हाँ, there is no certainty of going to school. ये केवल एक पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे चांसेस जो है वो कैसे हैं? 50-50 चांसेस हैं कि ये जो काम है स्कूल जाने का ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ चांसेस के 50-50 हैं। ठीक है। ये कंफर्म नहीं कह सकते दैट आई विल गो टू स्कूल डेफिनेटली, नो। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं आई विल गो टू स्कूल, तो यहाँ पे जो है सर्टेनिटी बढ़ गई या सर्टेनिटी आ गई, थोड़ी निश्चितता आ गई, है ना। या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेशन आ गया कि मैं स्कूल जाऊंगा, है ना। या ये विलिंगनेस तो नहीं, डिटर्मिनेशन आ गया यहाँ पे कि भाई मैं पूरी तरीके से डिटरमाइंड हूँ टू गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जाऊंगा ही, जरूर जाऊंगा। तो यहाँ पे जो चांसेस हैं स्कूल जाने के वो बढ़ जाते हैं। और यहाँ जो है यहाँ प्योर फ्यूचर है, और इस प्योर फ्यूचर में चांसेस जो है 50-50 हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्शन कंप्लीट होगा या ये एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो दिस इज नॉन एज प्योर फ्यूचर। और ये जो है ये कहलाएगा कलर्ड फ्यूचर। क्यों कलर्ड फ्यूचर? क्यों? बिकॉज इट इज शोइंग अ नोशन। ठीक है। what is it showing? It is showing a notion and the notion is determination. इसीलिए कलर्ड फ्यूचर है। तो समझ में आई बात? कलर्ड फ्यूचर का मतलब कि जो गिवन स्ट्रक्चर है उस गिवन स्ट्रक्चर से अलग, कि आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं तो फ्यूचर है, और आई और वी के साथ विल यूज करते हैं तो वो कलर्ड फ्यूचर है। बिल्कुल वैसे ही यू के साथ वैसे तो विल यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर में या प्योर फ्यूचर में, लेकिन यहाँ यू के साथ अगर शैल यूज करते हैं तो ये कलर्ड फ्यूचर है। ऐसे ही शी, इट, दे, अगर इनके साथ विल यूज करते हैं तब तो प्योर फ्यूचर है, और अगर शैल यूज करते हैं तो कलर्ड फ्यूचर है। और कलर्ड फ्यूचर हमें ये 3-4 तरह के नोशंस के बारे में इन्फॉर्म करता है या बताता है। प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस। एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रॉमिस मतलब वादा, थ्रेट मतलब धमकी, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, और विलिंगनेस इच्छा, किसी काम को करने की इच्छा होना, दैट इज नॉन एज विलिंगनेस। ओके। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया इसका एक कॉन्सेप्ट फ्यूचर का। अब बात करते हैं कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। तो पहले हम ले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस
will or shall, and will and shall will be placed according to the subject. If the subject is I or B, we will place shall. If we are showing the pure future, and if we are showing the colored future, then with I or B we will use will. Clear? Subject plus will or shall plus be first plus object. So this is the structure of affirmative sentence of simple future. Now negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में हमें नॉट प्लेस करना है, और नॉट कहाँ पे प्लेस करेंगे? आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, एंड द हेल्पिंग वर्ब्स आर विल और शैल. सो सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस object. So this is negative sentence. Is it clear? अब देखिए एक सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं. I will do my work. Okay. Subject and then helping verb, then we first, then object my work. अब हम इसको चेंज करते हैं नेगेटिव में. So after the helping verb we will place not. So I will not do my work. Okay? I will not do my work is the negative version of this sentence. Or can we say the negative sentence of simple future or future simple? Is it clear? अब देखिए, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. एक सेंटेंस लिखते हैं कि क्या तुम कल जयपुर जाओगे? ये है, क्या तुम कल जयपुर जाओगे. अब क्या है ये? सब्जेक्ट यू. तो देखिए, अगर कहीं कोई नोशन शो करना है तब तो हम उस नोशन के अकॉर्डिंग फिर इसके साथ हम यूज करेंगे. अगर नोशन शो कर रहे हैं तो यू के साथ क्या यूज करेंगे? यू के साथ यूज करेंगे शैल. ठीक है. और अगर नोशन नहीं है, एक सिंपल फ्यूचर है, तो फिर हम विल. अगर चलिए मान लीजिए कि विल अगर हम यूज करते हैं तो विल यू, उसके बाद जाने को क्या कहेंगे? गो. तो फर्स्ट फॉर्म कहाँ जाएगा वो? जयपुर. तो टू जयपुर. कब जाएगा? आने वाले दिन में. आने वाला कल मतलब टुमारो. तो टुमारो. तो ये हो गया विल यू गो टू जयपुर टुमारो. और यहाँ पे सॉरी ये क्वेश्चन मार्क, क्या तुम कल जयपुर जाओगे? ठीक है. ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया. अब इससे फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं हम. तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. एंड प्लस, वैसे ये जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक है एडवर्ब, बिकॉज दिस इज शोइंग प्लेस. ठीक है. और यहाँ पे हम एडवर्बियल लिख सकते हैं और क्वेश्चन मार्क. ठीक है. सो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल, एंड दिस इज ऑल्सो एडवर्बियल. ठीक है. ये भी एडवर्बियल है, ये भी ये जगह को शो कर रहा है और ये टाइम को बता रहा है. तो ये दोनों के दोनों क्या है? एडवर्बियल है, एडवर्ब है. ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. ठीक है. अब आते हैं हम नेगेटिव इंटरोगेटिव पे. नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखिए. नेगेटिव इंटरोगेटिव. नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करना है? ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, इसमें सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट प्लेस करना है.
and by placing not this becomes a formula for a negative interrogative sentence. See, ये होगा will और shall plus subject plus not, यहाँ पे not place किया और not place करते ही ये फॉर्मूला सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। ये एडवर्बियल आप सोच रहे होंगे कि एडवर्बियल क्यों नहीं लिखा मैंने, तो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। इफ एडवर्बियल इज गिवन इन अ सेंटेंस सो यू मे एड इट हियर, इफ इट इज नॉट गिवन तो लीव इट। ओके, तो ये जो है ये बन गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब देखिए ये जो सेंटेंस दिया हुआ है अभी हमने लिखा, इसी को हम नेगेटिव अगर बना दें तो यहाँ पे हमें यू के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट प्लेस करना होगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लेस करते ही ये सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। क्लियर? देखिए एक और सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं। देखिए शैल वी not attend the party tonight। ठीक है, shall we not attend the party tonight, कि क्या आज हम पार्टी ज्वाइन या अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सिंपल फ्यूचर है, ये शैल से शुरू हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ सब्जेक्ट क्या है, बी। और भी मैंने बताया था कि आई और बी के साथ अगर शैल यूज करते हैं तो वो प्योर फ्यूचर है, और अगर विल यूज करते हैं तो वो कलर्ड फ्यूचर है। ठीक है, और कलर्ड फ्यूचर ऑलवेज शो 4 टाइप्स ऑफ नोशन, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन एंड विलिंगनेस। क्लियर? तो ये हो गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब एक और रह गया WH इंटरोगेटिव। कौन सा? WH इंटरोगेटिव। देखिए WH इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है, वही जितना अब तक हम कर चुके हैं, जितने भी टेंसेस हमने पढ़ चुके हैं उन सब में कैसे किया कि जहां हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले WH वर्ड प्लेस कर दो, और उसको प्लेस करते ही वो जो फॉर्मूला है इंटरोगेटिव का वो WH इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर एडवर्बियल दिया हुआ है तो आप एडवर्बियल भी लिख सकते हो, और ये question mark. Now this is the formula for WH interrogative sentence of simple future tense. Now frame a sentence. See, where will they play cricket? ये है where will they play cricket। अब ये कैसा फ्यूचर है, ये सिंपल फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ अगर विल यूज करते हैं तो वो सिंपल फ्यूचर एक प्योर फ्यूचर है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज करते हैं तो फिर वो कलर्ड फ्यूचर हो जाता है। ठीक है, तो वेयर, तो ये WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंड इन द एंड देयर इज क्वेश्चन मार्क, एंड दिस इज द sentence of WH interrogative of simple future। ठीक है, तो where will they play cricket। क्लियर हुआ? तो ये स्ट्रक्चर है सिंपल फ्यूचर टेंस का। ये उसके सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए। आपको प्योर फ्यूचर और कलर्ड फ्यूचर के बारे में हमने आज पढ़ लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये जो समझ है ये तभी बरकरार रहेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो शायद अगले 7 दिन में ये सारी चीज़ें आप भूल भी सकते हो। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते रहिए,
नए नए सेंटेंसेस फ्रेम करते रहिए। और आपके पास अगर कोई ग्रामर बुक है तो उस ग्रामर बुक में कुछ क्वेश्चंस अगर दिए हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं हिंदी, तो उन हिंदी से इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। और ये सब जब आप करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे तो फिर यू विल बी एफिशिएंट इन टेंसेस, है ना। टेंसेस बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ वैसे कि आप जो मैं जितना जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो बहुत अच्छे से आपको डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके लिए तभी फ्रूटफुल होगा जब आप खुद लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। एक और बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और वो जो बेल आइकन है, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें जिससे कि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, सो टिल देन बाय, थैंक यू।